Question R, question 181. Let the answer be Answer given. is laid on the table of the Thank House. you. Supplementary. सर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, रेत के अवैध खनन कई राज्यों में खूब जोर शोर से कानून को ठेंगा दिखाते हुए चल रहा है। इस बात को सरकार जानती है, लेकिन फिर भी कुछ करती नहीं है। अदालतें भी इसकी रोकथाम हेतु केंद्र सहित राज्य सरकार को कई बार कह चुकी है। एक छत्तीसगढ़ का ताज़ा मामला मैं बताना चाहूँगी सर। एक राजधानी से लगा हुआ एक पेंड्रावन जलाशय है, जो बहुत बड़ा जलाशय है। उसको 2 बार राज्य शासन दूसरे अपने चहेते कंपनी को अवैध खनन के लिए ठेका दे दी थी, लेकिन उनको निरस्त की। मेरा प्रश्न ये है माननीय महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र विकसित करेगी जिससे अवैध खनन को वैध बनाने की प्रवृत्ति पर विराम लग सके। थैंक यू। इलीगल माइनिंग एक बड़ा इशू है और इसको यानी मेजर मिनरल्स में भी और माइनर मिनरल्स में भी। तो मेजर मिनरल्स में नए टेक्नोलॉजी के साथ अब इस तरह से सैटेलाइट से देखा जा रहा है और उससे सैकड़ों प्रकरण ऐसे आए और उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हुई कि जो इलीगल माइनिंग जहां क्षेत्र था उससे बढ़ाया है या कोई डंप करके रखा है, जो भी लीगली अलाउड नहीं है वो किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के पास होते हुए भी ये टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा प्रयास हुआ है और उसका परिणाम अच्छा आया है। जो छोटे हैं सैंड और स्टोन, सैंड माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलीगलिटी थी। हमने एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई कि जिसके तहत सैटेलाइट से पहले मैपिंग होता है नदी का कि कहाँ और कितनी बालू जमा है और उतनी और वही बालू निकालने के लिए परमिशन दी जाने लगी है। पहली दफ़ा आज़ाद हिंदुस्तान में ये लाइसेंसिंग का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया गया है 5 हेक्टेयर तक का, और उसकी मॉनिटरिंग एक्सपर्ट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तय हुई और उसकी अथॉरिटी भी वहाँ दे दी गई है। तो नाउ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी केंद्र सरकार के साथ काम करने लगा है। और उसकी तीसरी सबसे खूबी बात है कि जो सारी प्रोसीजर सैंड 5 ट्रक ले जाने की है और कोई 10 ट्रक ले जा रहा है, तो उसको बार कोडेड रिसीट मिलेगी। एक ही रिसीट पर बार बार ट्रक नहीं जाएगा। ये भी सारी पूरी सुविहित व्यवस्था तैयार की है और इसका अमल अनेक राज्यों ने अच्छी तरह से किया है। बाकी राज्यों को भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ही तरह करो, क्योंकि नाउ इट इज नोटिफाइड, सो इट इज जस्टिशिएबल। दूसरा प्रश्न सर, मेरा दूसरा प्रश्न पर्यावरण से है। अभी राजधानी में रायपुर के आसपास सड़क चौड़ीकरण के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माननीय सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि राजधानी से लगे हुए एरिया में इतना ज़्यादा फैक्ट्री हो गया है, वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि डॉक्टर का रिपोर्ट बताता है कि अब जो गर्भवती महिलाएं हैं सांस लेती हैं तो सांस के साथ उनके जो होने वाला बच्चा है उसको भी प्रदूषण रहित, बीमारी रहित बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगी कि इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। थैंक यू। ये इलीगल माइनिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है कि जो पेड़ जो सारे तो जो पेड़ सारे किसी विकास काम के लिए जब उठाते हैं तो अभी हाईवे मिनिस्टर यही है और वो तो ट्रांसप्लांटेशन भी जितने पेड़ों का हो सकता है करते हैं और बाकी जगह ग्रीनरी का भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो सब मिलके अगर एक पेड़ कटा तो 10 पेड़ लगेंगे, इस तरह का एक पूरा मुहिम चलती है और मुझे लगता है इसको अच्छा सफल परिणाम मिल भी रहा है। श्री तपन सेन। Chairman sir, this is amusing. I don't know when my friend Prakash ji has from Education Minister, he is also taking charge of the environment. Anyway, at lighter then, I am enjoying your the way the efficiency you are tackling the thing. I am really enjoying. Thank you. Secondly, sir, a question relates to illegal mining, not only sand mining, but all kinds of illegal mining, which is creating serious environmental hazards and more dangerously a widespread land subsidence taking place
People are dying. Only in my state, I know the coal mine area, there are a lot of illegal minings are there, and only a few months back, more than what number has died, we don't know. And these people who are dying because of the subsidence and just putting in the underground fire, they don't get any compensation also. This is a very, very horrible state of affair because of illegal mining, and it seems to be uncontrollable. My suggestion is that I have taken up the issue number of times, sir. And even when you are directly taking care of the forest ministry, the problem is that the central government and state government have been passing the buck to each other, that he will to do. My suggestion, whether the ministers and central government, now good that coal minister has also come, that whether a task force kind of thing, with the participation of both state and central government, will be created to directly supervise and stop this menace, which is leading to serious environmental hazard and sometimes disaster, leading to huge fatality. I think this is the need of the hour. Instead of passing back to state government or state government to central government, whether both the government together in the spirit of federalism make a concrete task force. Thank you. With technologically efficient to look after and pin down stop the illegal mining. It's a suggestion that may be तपन considered. सेन जी का ये सवाल नहीं था, बहुत अच्छा सुझाव है, और दिस इज सजेशन फॉर एक्शन. आई Thank टेक you. इट इन दैट स्पिरिट. श्री विनय सहस्रबुद्धे. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री को पूछना चाहूँगा कि उत्तर में दिया है कि 4 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए गए थे कि ये अवैध खनन को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए. मेरा प्रश्न है कि उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है या वहाँ पर कानून का सम्मान करने वाली सरकार आने की राह देखी जा रही थी? ऐसा है, Let हर the question state be a का- question. नहीं, see, it's a question which differs with state to state. 23 states have already formed their task force to take action because we believe in that cooperative federalism where we are motivating states to take stern actions. मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ सभापति महोदय. मुझे मेरे पास शिकायत आई खुद इलीगल माइनिंग की, तो मैंने हमारे कलेक्टर को कहा, और कलेक्टर ने वहाँ देखा तो इलीगल था, तो फाइन किया, और फाइन करके जो कानून से था, और पूरे जिला में मुहिम की. एक जिला से 125 करोड़ रुपए की फाइन इकट्ठा हुई 3 महीने में. 125 करोड़. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा फैलाव है इलीगल माइनिंग का. और इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर और एक सार्थक योजना बनी भी है और लगातार काम चल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है आफ्टर नोटिफिकेशन जो हुआ है, तो अब जस्टिसिएबल हुए, लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है. इलीगल माइनिंग को रोकेंगे हम. श्री सुखराम सिंह यादव जी. माननीय मंत्री से सबसे खराब चीज है, लेकिन विकास कार्यों में जैसा मैं देख रहा हूं, सारे के सारे विकास कार्य ठप हो रहे हैं क्योंकि मोरंग मिल नहीं रही, लोगों को बालू मिल नहीं रही. क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाएंगे ताकि अवैध खनन भी ना हो और विकास कार्य प्रभावित भी ना हो? ऐसा है, अनेक जगह बालू की समस्या इसलिए थी, अनेक कारणों से थी कि जहां नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक सिस्टमैटिक पॉलिसी तय की गई है कि सैंड माइनिंग की एक साइंटिफिक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग पॉलिसी, और वो नोटिफाई होने के बाद स्थिति में बहुत अंतर आया 1 साल में. और अंडमान जैसे जगह जहां ये प्रश्न CRZ के कारण भी एक अलग से होता था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी थे, उससे भी रास्ता निकालकर एक पूरी बालू जो चाहिए भवन निर्माण के लिए वो मिलने की व्यवस्था हुई है और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी हो रही है. Thank you. Question 182. Sir, Thank you. Statement is laid on the table of the House. Supplementary. सर, अभी भी मंत्री महोदय ने भी कबूल किया है कि 67% लोग घरों में बायोमास मास इस्तेमाल करते हैं. मंत्री महोदय ये कबूल भी कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल, गोबर, फसल अवशिष्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है और हमारी कई माताएं बहनें इससे बीमार पड़ती है, मरती हैं. तो क्या
सरकार इसके बारे में वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए इम्प्रूव्ड कुक स्टोव की बात की गई है, उसके बारे में बजट में कोई खास प्रोविज़न नहीं है, वो करेगी क्या? और बहुत दूर जो लोग रहते हैं जहाँ वो सिलेंडर पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी जगह सिलेंडर पहुँचाने के लिए ऑयल कंपनी को इंसेंटिव देंगे क्या, या सब एजेंट का इससे ये करेंगे क्या, अपॉइंटमेंट करेंगे क्या? Thank you. सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये जो आंकड़े हैं ये हमारे पास 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं, जिसमें 66% लगभग लोग ये पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं। 2011 के बाद हमने नई सरकार जब 2014 में आई तो एक नई स्कीम शुरू की, जिससे मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया। लगभग 5 करोड़ घरों तक, गरीब घरों तक मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दी जाएगी, जिसमें लगभग 2 करोड़ घर तक इस वर्ष में ही गैस कनेक्शन पहुंच गई है। आगे आने वाले 2 वर्षों में और 3 करोड़ घर में मुफ्त कनेक्शन जाएगी, तो ये आंकड़ा बहुत बड़े रूप से कम होगा। इसके अलावा भी जो बीपीएल के अलावा अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनका भी गैस कनेक्शन का सिलसिला लगातार चालू है, और आज के दिन लगभग 19 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास एलपीजी के सिलेंडर हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये आंकड़ा आगे नई सेंसस से निकलेगा तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है। साथ ही साथ सरकार ने अलग अलग योजनाओं द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में कुकिंग गैस स्टोव्स में बायोगैस प्लांट लगाना, फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट, सोलर पंप या सोलर के कुकिंग स्टोव्स लगाना, स्मॉल एरो जनरेटर्स एंड हाइब्रिड सिस्टम्स, अलग अलग योजनाओं से लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ कुकिंग मीडियम मिले, इसके लिए सरकार भी सब्सिडी देती है। ये स्टेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, और आपकी बात सही है, हमको स्टेट्स को और ज़्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम को नीचे गांव तक लेके जाएं। जहाँ तक एलपीजी को सब्सिडी देने की बात है, एलपीजी पे ऑलरेडी सब्सिडी दी जाती है, और हमारी सरकार ने पूरे देश में गांव-गांव तक एलपीजी पहुँचे उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो हम करके एलपीजी पूरे देश भर में पहुँचाने की प्रयत्न करें। Thank you. दूसरा प्रश्न। ने अभी भी 86 रुपये पर सिलेंडर के ऊपर बढ़ाए हैं, उसकी वजह से जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो भी उसमें से कुछ लोग बाहर गए हैं। तो ऐसे लोगों का अलग तरह से विचार होगा क्या? और दूसरा ऐसा है कि आप इम्प्रूव्ड चूल्हा या इम्प्रूव्ड स्टोव, उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था, उसका कुछ उपयोग किया जा रहा है क्या? सर, पहली बात तो जहाँ तक वो 86 रुपये का सवाल है, ये मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से सभापति जी पूरे सदन को, कि वो 86 रुपये सब्सिडी के रूप में फिर रिम्बर्स हो जाते हैं। तो जो सब्सिडी ग्राहक हैं जिनको सब्सिडी मिलती है एलपीजी, तो ये 86 रुपये ये तो नॉर्मल, जब से प्राइसिंग डिकंट्रोल हुई है, जब जब दाम बढ़ेंगे तो इसका दाम बढ़ेगा, जब जब घटेंगे तो इसका दाम घटेगा। लेकिन ये पूरा 86 रुपये की जो बढ़त है, ये सब्सिडी के माध्यम से लोगों को फिर एक बार रिकॉम्पेंस हो जाती है। तो इसकी वजह से कोई एलपीजी यूज़ करना बंद किया हो या उसने फिर एक बार पुराने माध्यम पे चला गया हो, ऐसी कोई शिकायत देश में हमें किधर से नहीं मिली है, और उसकी कोई संभावना भी नहीं है। ये पूरा पैसा न्यूट्रल है, एक प्रकार से सब्सिडी के माध्यम से मेकअप होता है। और जहाँ तक आपकी बात है नए टेक्नोलॉजीज़ की, तो जून 2014 में हमने उन्नत चूल्हा अभियान के माध्यम से एक मॉडर्न वर्जन ऑफ कुकिंग स्टोव जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिससे प्रदूषण कम हो, वो हमने लॉन्च किया है। लगभग 36,940 परिवारों को इसका अभी तक लाभ मिला है। इसको हम और तेज गति से जनता तक पहुंचाने में प्रयत्नशील। श्री अनिल देसाई। So very elaborate answer has been given by the Honorable Minister as far as the details regarding the households using traditional biomass for cooking. In the state of Maharashtra, it is noticed that it is one of the highest, one of the states which where 2 crores 38 lakhs 30,580 households which go for traditional
biomass gas cooking, that is firewood, crop residue, cow dung. May I know from the minister that what are the steps being taken for the state of Maharashtra, which is one of the progressive states in the country, whether the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana implemented by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, that distribution or by providing clean fuel, cooking fuel or like LPG, because Maharashtra has a network of good roads. Every infrastructure is compared to other states, it is number one, which is perceived. Why is it that high numbers still not attended or it is not addressed? What are the things which are in the offing? I think the honorable member has raised a very important point. We both come from Maharashtra, and it is a big question mark that why almost 7 decades after independence, despite the fact that Maharashtra is otherwise a highly industrialized state and has progressed well on several parameters, why is it that 42% of the people of Maharashtra still have to depend on firewood, or why do 4.5% of the people have to depend on crop residue? It certainly is an area of concern which is sought to be addressed through the wider dispersal of LPG cylinders in the state of Maharashtra. The Ujjwala Yojana, launched by the Honorable Prime Minister about a year ago, has seen successful implementation also in Mumbai, in the rest of Maharashtra. More and more of the poor are getting connected to the LPG distribution system. And I think with the new government now in Maharashtra for the last 2 years, they've been making a focused approach to get people moving out of these traditional forms of cooking into the more modern and efficient form of LPG distribution. Mumbai is also looking at more and more piped gas going into the households, which is even further one step ahead in terms of efficiency. And I'm quite sure that in the next 4 or 5 years, we can actually look forward to a situation where either people are moving to gas or they are moving to efficient ways and means of converting these traditional forms of cooking into more modern and less polluting forms of cooking. Shri Premchand Gupta. श्रीमान जी, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 65.9% हाउस होल्ड बायोमास कुकिंग सिस्टम के ऊपर में डिपेंड करते हैं, तो इससे तकरीबन 24 करोड़ 66 लाख हाउस होल्ड बायोमास पर हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि 19 करोड़ हाउस होल्ड को ऑलरेडी गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। 19 करोड़। आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने 19 करोड़ सुना है। तो श्रीमान जी, अगर 19 करोड़ हाउस होल्ड को अगर ये गैस कनेक्शन दिए गए हैं, तो ये आपका आंकड़ा या तो ठीक नहीं है या आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर में एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। नहीं, 1 मिनट प्लीज़। दूसरा श्रीमान जी, अगर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड बाय टाइप ऑफ फ्यूल यूज फॉर कुकिंग का अगर आप देखेंगे, इसमें कितना इम्बैलेंस है। कुछ स्टेट्स में 77% हाउस होल्ड बायोमास के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ स्टेट पे 4, 5, 6% और 13% के ऊपर हाउस होल्ड डिपेंड करते हैं। तो इस इम्बैलेंस को कैसे आप खत्म करने की आपकी क्या स्कीम है, आपकी क्या प्लानिंग है? थैंक यू। इम्बैलेंस ये खत्म होना चाहिए मान्यवर। अगर आप देखेंगे तो बिहार झारखंड जैसे राज्य में आज भी आधे से ज़्यादा हाउस होल्ड जो है वो बायोमास के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि उन्नत राज्यों में जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन काफ़ी राज्यों में बहुत कम है। तो इस इम्बैलेंस को खत्म करने का आपका क्या प्रोग्राम है? थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही माननीय सांसद जी ने। इम्बैलेंस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको फिर एक बार प्रश्न के उत्तर पे ले चलूँ। पहली बात तो मैंने पहले ही शब्द में कहा है, एज पर सेंसस 2011, क्योंकि 2011 के सेंसस के बाद ऐसे कोई देश भर का सर्वे नहीं हुआ है जिससे आज का आंकड़ा मिल सकता है कि फायरवुड और बाकी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कुकिंग पे कितने परिवार हैं। तो पहले तो आप वो नोट कर लें कि सेंसस 2011 के ये आंकड़े। दूसरी बात, 24 करोड़ 66 लाख ये वो घर का टोटल नहीं है जो फायरवुड पे या ट्रेडिशनल फॉर्म्स पे हैं, ये देश के कुल घरों का आकलन है।
दैट इज द टोटल नंबर। उस 24 करोड़ 66 लाख में जब आप 65.9% पकड़े तो 16 करोड़ 2011 में ट्रेडिशनल फॉर्म्स पे थे। 2011 के बाद सीए है, मैं तो सीए नहीं हूँ। अगर 24.66 लैक्स का 65% अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ये तो 12 करोड़ से कम हो जाएगा। तो ये 19 करोड़ कहाँ से आए वो फिगर में आप जानना चाहता हूँ। आप तो बहीखाता रखने में बहुत माहिर हैं, तो शायद इतनी तो कैलकुलेशन आपकी मेरे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन 24 करोड़ 66 लाख का अगर 12 करोड़ देखे तो 50% आते हैं, 65.9% लेके तो 16 करोड़ आते हैं। चाहिए तो आपके मोबाइल पे आप अभी कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अजय, आप लोग दोनों इससे वाकिफ हैं, आपस में तय कर लीजिए। 19 श्री करोड़ विजय नहीं साय आता है रेड्डी। फिर भी। तो मैं आ रहा हूं ना उस पे, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो 2011 के सेंसस का आंकड़ा है। उसके बाद 2014 में हमारी सरकार आई, हमने तेज गति से एलपीजी सिलेंडर्स का प्रभाव बढ़े, उसका इस्तेमाल बढ़े देश में। जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको तो मुफ्त कनेक्शन, जो गरीबी रेखा के ऊपर है उनको सुविधाजनक आसानी से कनेक्शन मिले। इसके कारण आप देखेंगे गत 3 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पे एलपीजी का प्रभाव और इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे आज 19 करोड़ तक आंकड़ा गया है। और इसीलिए पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि आज का आंकड़ा देखे तो एक काफी गिर गया होगा। एक बार 19 करोड़ लोगों को एलपीजी मिलना शुरू हो गया और 24-25 करोड़ परिवार या 26 करोड़ हो गए होंगे अभी 7 साल में। उसमें से जब 19 करोड़ निकाले तो ये आंकड़ा बहुत कम भी हुआ है और मेरा मानना है और 4-5 साल में लगभग खत्म हो जाएगा। थैंक यू। और जहां तक इम्बैलेंस की सवाल है वो रेड्डी भी प्लीज। सर आई आंसर हिम इन 1 मिनट ओनली। आप अगर केयरफुली देखें तो जो आपने कम आंकड़ों के स्टेट्स देखे वो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है। ऐसे छोटे जगह जो एक तरीके से शहरी क्षेत्र ज्यादा है। जो ग्रामीण क्षेत्र और देश का पूरा नक्शा देखें तो लगभग विकास से जो वंचित रहे, और खास तौर पे जो पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल इस मात्रा में थोड़ा बेटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जहाँ पे विकास से इस देश में हम सभी जानते हैं कि काफी पीछे रहे ये राज्य, एक जमाने में बीमारू राज्य कहे जाते थे, वहाँ पे ये समस्या ज्यादा है। और अब हमारी पूरी कोशिश है कि उन राज्यों को भी विकास से जोड़ के उनको भी तेजी से प्रगति से जोड़ा जाए। थैंक यू मिस्टर रेड्डी। Sir, according to the survey that has been conducted by the Council on Energy, Environment and Water, say that reported that 88% of the household, LPG deprived households, say that it is the cost of refilling and monthly recurring expenditure which they incur is the main barrier for bottleneck for the LPG usage. Sir, has the government not had any plans to reduce the or minimize or subsidize the cost of refilling of LPG for those households, and by way of any subsidy under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme, and alternatively, has the government got any plans to supply 2 kg and 5 kg cylinders so that the affordability of the low class would improve? Thank you. Ministry of Petroleum and Natural Gas, but I'm happy to share with you. First of all, the CEW is in direct touch with us regularly, and their sample size is usually a few hundred households. And based on that, they extrapolate data. The census is the most accurate data available. CEW, Arunabh Ghosh and all, they take a few households, they reach out to them, and then they extrapolate based on that what would be the situation, point 1. Point 2, the LPG cylinder connection was found to be a major deterrent, which we have taken care of by giving free connection to all the poor. Now the refilling is already very highly subsidized. As I just mentioned to Hussain Bhai, when the increase in LPG cylinder took place, the cost of gas, particularly in view of global prices having gone up recently, the entire amount was absorbed through the subsidy mechanism, so that the end user did not face the burden of that. Having said that, I'm very delighted and we are very proud that
Many members also here may have given up their LPG subsidy. The people of this country responded to the Honorable Prime Minister's appeal wholeheartedly, and over 1 crore of people gave up their LPG subsidy voluntarily, which has helped us give the poor of India a free connection. And I think it's something which deserves applaud. Across the country, people of India have responded to this clarion call. I hope all the honourable members of parliament have also given up their subsidy. Thank you. If not, I would urge you to do that even now. Thank you. Question 183. Let the question be answered. The answer is laid on the table of the House, sir. Supplementaries. Sir, I am raising this question in the background of the government introducing, privatizing public sector in a big way, where it is in the public sector that the SCs and STs are getting employment. It is being denied. Secondly, even in the various posts in the government, instead of filling them, it is the contract labor is being introduced. In these two ways, a large number of thousands of SCs and STs are being denied their due share. It is a constitutional assurance that we are giving. Now, in this budget, when the budget was being prepared, the finance ministry has given an instruction to all the ministries that Jadhav committee guidelines should be maintained. According to the Jadhav committee guidelines, 4.63% of the budgeted amount and for the SCs and 2.39% for the STs have to be given. If you work it out, it will come to more than 91,000 crores for the SCs and more than 47,000 crores for the STs. Instead of which, in the budget... What's the question? Amount, no, I'm giving. In the budget, the amounts are 52,000 and odd for SCs and 31,000 and odd for STs. So, my question is, now even there, these amounts contain the non-plan expenditure or the regular the salary and all that. So my question is, will the gap between the Jadhav committee guidelines, which have been accepted by the government, that gap between these recommendations will be accepted and implemented? Thank you. That gap will be filled by the government for both the SCs and STs. Thank you. So, earlier the scheduled caste sub-plan and the scheduled tribes sub-plan showed how much money was being allocated to each of these two categories. However, from the present financial year, that is to come from 31st March onwards, the planned expenditure and the non-planned expenditure has been clubbed together. There is no planned expenditure set, so scheduled caste sub-plans and scheduled tribe sub-plans have been done away with, and the increase over the sub-plans over last year's budget is 35% for the scheduled castes, and it is 33% for the scheduled tribes. In a sense, under the non-planned budget, we are giving 38,833 crores in 2016-17, and this has been increased to 52,393 in 2017-18. Similarly, there is a marked increase in the welfare of scheduled tribes plan as well in the combined plan cum non-plan expenditure budget. 1 minute, please. Please. What is question and what is he replying? Let us hear. If I can complete it, sir. Just a minute. Utavle. No. 1 minute. Just a minute. Yes. So, please. So let me first say that the Jadhav committee has made recommendations, but what the honourable member has read out is only that have been given in the total planned, the total budget for scheduled castes and scheduled tribes. Apart from this, there are
27 departments which have been mandated, apart from the two nodal ministries of Social Justice and Empowerment and the Tribal Affairs Ministry. Apart from these, there are 27 other ministries and departments who have to make plans for the welfare of scheduled castes. And there are 32 departments which have to make plans for the benefit of the scheduled tribes. So if you combine what has been given in the answer plus whatever is in the departments of scheduled tribes and scheduled tribes in the balance of the departments, I think you will come very near to the figure that the Jadhav committee has proposed. Second question, And in case please. there is a gap, we will continue to make amends. No, is there a gap or is there not a gap? That's the question. See, there is a, Please. Let the question be asked. yes. Please. Tapanji, please. Sir, one is not as good as maths as perhaps Gupta ji is, but I can say that the total figures will have to be added up to see whether there is a gap or not. 27 departments plus the welfare of scheduled castes budget sub-allocation will probably come to around that much. I cannot give the figure because I'm not so good The at maths. emphasis is But on if the honourable member wants to probably. add it all Let us together, hear the second it would be very question. near to what he's saying. Chairman, the minister is saying probably. I am speaking about the actual figures. But he is Please not ask giving your the second actual question. figures. Now, my second question is, since he agrees that there is a gap, will the government be kind enough to introduce the following things? Rehabilitation of bonded labor and welfare of fishermen. One. Second is, 6,000 model schools were scheduled to be started according to the budget, but that has been denied, that has been negated in the budget. Will it be introduced? And third and most important, for SC/ST women, the apportioning of the fund, which I could calculate, is only 0.11% of the total budget. Will it be increased? Thank you. Restraints on the budget. What we have agreed to, we may not be able to do in this particular budget, but it is an attempt being made continuously. And like I said, over the last 16, 17 years budget, we have an increase of 35% in the scheduled tribes budget, and we have an increase of 33% in the scheduled tribes budget. And apart from that, all the various ministries that I have been talking about, I'll just give a, say for Agriculture Ministry, Agriculture, Cooperative and Farmers Welfare, scheduled castes for scheduled tribes, there is in 17-18, 3,293.28 crores for scheduled tribes. Similarly, for scheduled castes, there is an allocation under Agriculture Ministry of 6,668.89. Now, I have only given these figures of one ministry. There are 27 ministries for under scheduled caste category, and there are 32 ministries under scheduled tribe category, which have allocated on their own, apart from the two tribal affairs ministry and the scheduled caste welfare ministry that I have mentioned earlier. Shri Digvijay Singh. Not for salary, not for establishment expenditure, but for schemes, what will be the amount? Right. As far as I could understand, is very little. Thank you. Yes, सर, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रवृत्ति के लगभग 12,000 करोड़ का बैकलॉग है। 3 साल से ये बैकलॉग पूरा नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो रिपोर्टेड एक फिगर है 12,000 करोड़ का बैकलॉग है, अगर ये सही है तो ये बैकलॉग की पूर्ति आप कैसे करेंगे, और अगर ये सही नहीं है तो सही बैकलॉग की राशि बताने का कष्ट करें। पहले तो सर जो बात रह गई थी पहले सदस्य की, वो मैं कहना चाहता हूँ कि स्कीम्स कुल मिलाकर के
12 स्कीम्स ऐसी हैं जो विभिन्न विभाग शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लागू कर रहे हैं, और 12 ही स्कीम्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विभिन्न विभाग लागू कर रहे हैं, जिसके अंदर वो पहले वाले की जवाब दे रहा हूं सर, ये ठीक उसका उनका जवाब दे रहा हूं, आपका भी आएगा, तसल्ली रखिएगा। हाँ, फिलहाल वो दे रहा हूं। नहीं, मैं ठीक है sir, I am coming to his question also, if you have a little patience. The question of backlog for scheduled tribes and scheduled castes is given by the government of India to the states. When he says it's a backlog of 12,000 crores, I would like to correct him, it is not so. It is today 8,000 crores, which is a backlog. For scheduled tribes, it is a backlog of only 800 crores. But unlike what we give for minorities, the scholarships are given directly online. But when it comes to a question of scheduled tribes and scheduled castes, it is given to the states. And then the states thereafter distribute it as per their choice as to who is deserving. So in these cases, the states have to tell us that these are the case we have to ask money for, and if the utilization has been done, then we give that grant to the state. Now, 8,000 crores worth of backlog is there, I accept that, but I'm saying that we are continuously in the process of trying to reduce it, and if the states was to give us their utilization certificates faster, maybe we could reduce it at a faster rate. Thank you. When the money is not available with the state government, how will they pay? You have to allocate this money to the state governments, then only the post-matric scholarship can be paid. Thank you. Sir, this is the gap which has led to students who have not received post-matric scholarships since last 3 years. The schools have stopped, the colleges have stopped registering these cases. This is a serious issue, and our Minister for Social Justice is also here. I don't know why is he not taking up the issue with the Ministry of Planning. Thank you. Sir, I just want to sort of assure the member that whatever backlog is there is not lapsable. Once it has been assigned, it will come to that person who's the beneficiary of that. It has taken a little long because of procedural matters between the state and the center. But the center is committed to giving all those monies which are supposed to be given for scholarships. Shri Ram Vichar Nitam. धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले अनुसूचित जातियों के कल्याण मद में जो अभी पहले SC SP के नाम से जाना जाता था और ST जो होता तो उसके लिए TSP एरिया के नाम से आवंटन जाता था, उसे नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो एक तो मेरा ये निवेदन है कि पूरे देश में इसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति है, तो एक तो इसके लिए नोटिफिकेशन सभी जगह पत्र भेज दें कि इस मद में अब राशि जाएगा। तो दूसरी बात महोदय कि इन्होंने जो 16-17 के बजट में जो वृद्धि किया है SC के लिए 35% और ST के लिए 33%, ये स्वागत योग्य कदम है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं कर रहा हूं महोदय, निवेदन ये है कि जो जनजाति कल्याण आवंटन इस मद से जो राशि पहले जैसे TSP एरिया में जाता था, अब उसे बदल करके जनजाति कल्याण मद में जो दिया जा रहा है, ये राशि जो है विशेष क्षेत्र के लिए जाता है, विशेष राज्यों के लिए जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जिन जिन राज्यों में इस मद का सही उपयोग नहीं होता है, उसे सही उपयोग करने के लिए जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, उस गाइडलाइन के तहत सही उपयोग करें, इसके लिए कोई परिपत्र जारी करेंगे? और जिन राज्यों ने इसमें सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई करेंगे? Thank you. Sir, there is a monitoring mechanism for all these schemes.
the Ministry of Social Justice and Welfare will monitor those schemes in those states for scheduled castes, and the Minister of Tribal Affairs will monitor these schemes under the scheduled tribes category. So if there is anything wrong, we will find out, and if there is find out, then whatever is allowed to be given as a suggestion to states from the center will be given by us. Thank you. Question 180. I'm sorry, Shri Ravi Prakash Verma. सर मौका देने के लिए आपका बहुत आभार। सर दलितों के और जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जिसका मंत्री जी ने रेफरेंस दिया है, और कुछ इंडिकेटर्स भी दिए हैं इसमें कि उनके हेल्थ इंडिकेटर्स, गरीबी के इंडिकेटर्स और एजुकेशन के इंडिकेटर्स। सर आज भी ट्राइबल्स और जो SC ST दोनों लोग उत्पीड़न के शिकार हैं, एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हैं, और अखबारों में, मैगजीनों में खबरें छपती रहती हैं। बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल और अनुसूचित जाति के जो लड़कियां और बच्चे ट्रैफिक करके बड़े बड़े शहरों में लाए जाते हैं, जिसके बाबत सूचनाएं भी आ रही। सबसे खराब स्थिति यह है कि ये लोग संवेदनहीनता के शिकार हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने इसमें जो रेफरेंस दिया है कि हम उनके उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर एक ख़ास चीज़ है कि सरकारी नौकरियों में इन लोगों को जॉब मिलना, जो संविधान ने प्रावधान तय किया था रिजर्वेशन का, वो सारे के सारे कोटा आज तक पूरा भरा नहीं गया है, खाली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कितना कोटा अभी तक खाली है और उसको आप कब तक नौकरियों में SC ST का जो नौकरी का कोटा है वो कब तक पूरा भर देंगे? केविन साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सभी वर्गों के अंदर है, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी है, OBCs के अंदर भी है, अदर्स के अंदर भी है। और मैं अगर अगस्त 16 की सूची का हवाला दूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर 5% था, शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल कास्ट से कम 4.4% था। अरे यार जवाब तो देने तो पूरा तो होने देते। OBCs का सबसे ज़्यादा था, OBCs का शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब से अव्वल है, यानी कि 5.2% OBCs अनएम्प्लॉयमेंट अगस्त 16 के अंदर था। और जो कुल मिलाकर के जो कहते हैं जनरल कैटेगरी के बाबत, जनरल कैटेगरी के अंदर 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो यानी कि जनरल कैटेगरी का और शेड्यूल कास्ट का बराबर एम्प्लॉयमेंट रेट था। और जो श्रीमान जी बात कर रहे हैं STs का, उनके सबसे घाट या सबसे कम एम्प्लॉयमेंट रेट था 4.4। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट के अंदर कितनी जगह STs की खाली है, ये अलग सवाल है, उसके लिए अगर ये नोटिस देंगे तो उसको भी हम ब्यौरा करके देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन 184। क्वेश्चन 184 किसका सवाल है? 184 आपका सर जवाब पटल के ऊपर रख दिया गया। ठीक, प्रश्न पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के लिए विषय परक मापदंडों का अध्ययन करने हेतु 1/1/2016 को सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना संबंधी विशेष समूह गठित किया है। तो इस समूह में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, किस किस विभाग के लोग होते हैं? नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल पूछिए एक वक्त में। इसी के साथ है जुड़ा हुआ। और 13/1 सत्र को जो रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने दिए है मंत्रालय को, वो रिपोर्ट क्या है? सर इसका कौन कौन सदस्य था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका अध्यक्ष सुमित बोस थे
और ये स्मिथ बोस के नाम से एक कैटेगरी ने 3-4 चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशन करी थी। मनरेगा पे करी थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे करी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऊपर करी थी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर करी थी। और इनका ये मानना था कि बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए जाए, ना कि कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसके अंदर तो विवाद बन जाता है। पिछले कई दशकों से, 2 दशकों से तो कम से कम चर्चा रहती है कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर किसी के ने 2 अंडे खा लिए तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गया, अगर 1 अंडा खाया तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आया, तो वहाँ पर विवाद बना रहता था। अब इस सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको आवश्यकता है, तो एक 7 डेप्रीवेशन पैरामीटर्स स्थापित किए गए हैं। उसके अंदर यह भी स्थापित किया गया है कि कोई ऑटोमेटिकली उससे आउट हो जाता है और कौन ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर गाड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रीवेशन इंडेक्स से बाहर हो जाता है। अगर उसके पास एयर कंडीशनर है या उसका कोई लड़का या बाबू सरकारी नौकरी में है तो डिप्रीवेशन इंडेक्स से वो बाहर हो जाता है। इसी तरह से ये जो डिप्रीवाइव बंदे हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है जिसके अंदर सबसे लास्ट जो लाइन के अंदर खड़ा होता है, सबसे कम जिसके पास सुविधाएं हैं, वो सबसे पहले बेनिफिशियरी के तौर के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाएगा और स्टेट सबसे पहले उसको ये सरकार की तरफ से जो देना होता है फाइनेंशियल बेनिफिट, सो उसको पहले दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। उन्हीं पैरामीटर्स के कारण आज जो असली लाभार्थी थे वो उनको लाभ नहीं पहुंचा अभी तक। मैं यही मेरे प्रश्न का मेन उद्देश्य है। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो मानक आप लोग यहाँ पर या सरकार बना के भेजती है उन मानकों से लाभार्थी कवर नहीं हो रहा है। पहली बात होगी, इसी साल से ये लागू हुआ है 2016 से, और जो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था जो 5 साल 11 से लेकर के मार्च 2016 तक चला था, उसके अंदर से कास्ट को निकाल करके बाकी सारे पैरामीटर्स का अध्ययन करके ये फैसला किया गया कि किस तौर के ऊपर बेनिफिशियरी कौन गिना जाता है, कौन गढ़ा जाता है। तो 7 पैरामीटर्स लगाए गए हैं। इस पैरामीटर्स के अंदर नंबर लगाए जाते हैं और जिसका सबसे अव्वल नंबर होता है वो सबसे लास्ट वाला लाइन वाला खड़ा होता है। अंत्योदय का वाला बंदा, उसको पहले ये फैसले का लाभ मिलेगा। श्री भट्टाचार्य जी। Minister in his reply has said in written, further the Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation has also constituted a committee on 27/1/2017 under the chairmanship of Sri Vivek Dev Roy, member Niti Aayog, to internalize the recommended criteria for the identification of beneficiaries in urban area. What happens for the rural area? That has not yet been mentioned. Why only urban area? The 2/3 population staying in the rural area, why they will be outside of that? Let's hear the answer. Rural one has already been done. It's out there that the expert group on socio-economic caste census rural has submitted its report to the Ministry of Rural Development on 13/1/2017. So the rural area has already been taken care of. The urban area was lagging a little behind. So in that sense, on 27/1/17, under the chairmanship of Vivek Dev Roy, the urban people or beneficiaries will also be identified. श्री निशाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर के पहले लाइन में दिया है कि हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों की पहचान करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है, और इसी में उत्तर में लास्ट में दे दिया है कि 27/1/17 को श्री विवेक देवराज सदस्य नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। एक तरफ करें नहीं गठित कोई समिति नहीं गठित की गई है, एक तरफ करें गठित की गई है। तो हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि 2011 में सामाजिक आर्थिक
जातिगत जनगणना हुई थी मानवर, उसमें पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है देश में। और पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या अलग से की जाएगी, उसको नहीं की गई। तो गरीब लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, तो उनको चिन्हित करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की संख्या की जनगणना कराएंगे? थैंक यू सर। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जैसे मैंने बताया कि कास्ट का विवरण अभी तक उजागर नहीं किया है। बाकी पैरामीटर्स के ऊपर ये रूरल डिपार्टमेंट का और अर्बन डिपार्टमेंट का अंत्योदय के अंदर कौन सा खड़ा हुआ बंदा है उसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो उसके पैरामीटर्स थे जिसके अंदर मैंने बताया कि रूरल वालों का ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुका है और जो ये अर्बन वालों का है जिसकी कमेटी 27/1/17 को स्थापित की गई थी उसको 3 महीने का समय दिया गया है। थैंक यू। श्रीमती कहकशां परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जो बीपीएल में रहने वाले लोग थे, बीपीएल श्रेणी में, उनकी हालत में कुछ सुधार आया है या ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत अच्छी थी पहले में, आज उनकी हालत की स्थिति, उनकी हालत जो आज खराब हो गई है, तो इसके सर्वेक्षण के लिए इन 3 सालों में आपने क्या करवाया? क्या आंकड़े आपके पास में हैं? हर एक वर्ग के अंदर पिछले वाले सवाल के अंदर मैंने जवाब दिया था कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ ना कुछ फ़ायदा इनको पहुंचा है। और ये अलग पैरामीटर्स हैं, ये मैंने पिछले वाले सवाल के अंदर सदन के ऊपर रख दिए हैं। अगर ये मेरे से अलग से जानना चाहेंगे, इनको मैं अलग से इस चीज़ का ब्यौरा पेश कर दूंगा। Thank you. Question 185. Question are not present. Let the answer be laid. Answer is laid on the table of the House. Yes, sir. My question, in the reply, the Honourable Minister has indicated the eco-friendly approach of the government for fulfillment of the Paris Climate Change Agreement. My question is whether any plan is afoot as part of eco-friendly approach to contain the menace of using of plastic goods in the country, in as much as a number of countries, including Bangladesh, has banned the use of plastic. We have, sir, already decided upon the plastic management rules and we have notified new rules of how to manage the plastic waste. There are 15,000 tons of plastic waste gets every day, and out of that only 9,000 gets collected. 6,000 tons don't get collected. It's a huge thing. So 2 million tons of plastic waste remains in atmosphere and it will remain for years together. That's a real big threat. And therefore, the full notification is we have now introduced ERP, that is EPR, Extended Producer's Responsibility. So all the plastic manufacturers whose quantum is large enough, they must create a system whereby they'll take back and they'll get back the plastic bottles and other things. Banning of plastic, see, plastic per se is useful, is not bad. The bad part is not collecting the plastic. And so if you collect, it gets recycled. It is now efficient technologies with which you can create fuel out of it again and you can use it. So there are various byproducts coming out of plastic recycling. The issue is plastic waste collection, and therefore we have taken now even the larger gram panchayats are also mandated to have a collective system, and now the notification is justiciable. So where the town municipalities are, they are failing, there people also can approach NGT and other forums. Shri Dalbhai. एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा कुदरती जो बात है, झाड़ है, वो लगाने का। रास्ते के ऊपर जो झाड़ लगाए जाते हैं वो
कुछ काम के नहीं होते, यानी टूटते हैं जल्दी, मजबूत नहीं होते। मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसा हमारा कोकन है या अलग अलग जगह अलग अलग दरख्त होते हैं, वहाँ आम लगाना, कैशू नट्स लगाना, ये लगाना, आंवला लगाना, अमली लगाना, इस तरह का होगा तो उससे वो झाड़ का लोग संरक्षण भी करेंगे। और ऐसे वहाँ रास्ते के ऊपर जो विलेजेस आते हैं वो विलेजेस को उसका उत्पन्न मिल सकेगा अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार इसके ऊपर विचार करेगी क्या? हाईवे मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक मिलकर एक योजना जो बनाई कि सारे हाईवेज को ग्रीन हाईवेज में रूपांतरित करने के लिए लगभग 1% ऑफ देयर कॉस्ट दे आर इन्वेस्टिंग इनटू क्रिएटिंग दिस ग्रीनरी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। वैसा ही रेलवे के साथ भी हमारा MOU हुआ और रेलवे वाले भी करने वाले, तो सभी जगह जहाँ भी सरकारी उपक्रमों के पास जगह है वहाँ अच्छी तरह से हो। हर स्टेट भी प्रयास कर रहा है। अब कौन से पेड़ लगाए उसके बारे में भी अच्छे अच्छे सुझाव, और हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी करके सभी राज्यों को निर्देश भी दिया है। तो आपका सजेशन essentially this is suggestion for action where I take in that spirit. Thank you. Question 186, questioner not present. Let the answer be laid on the table. विवरण सभापति पर रख दिया गया। Any supplementaries? Question 187. Yes. Yes. Let the answer be laid on the table. Will the Minister of Water Resources... No, you have... Hear the answer first. विवरण सभापति पर रख दिया गया। Yes. Supplementary, please. So, will the Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation be pleased to state whether government has received any request from the Rajasthan government to release requisite funds under Command Area Development and Water Management CAWDM program amounting to 276.49 crore as central assistance? If so, the action taken in this regard, and if not, the reasons thereof. वो दिया उन्होंने, अभी हम सप्लीमेंट्री पूछिए। सभापति महोदय, सदस्य की बात ठीक है कि करीब जो 276 करोड़ रुपए इन्होंने बताए हैं वो राजस्थान सरकार से पत्र मिला था और ड्यू भी हैं, लेकिन उसके जवाब में 10 अक्टूबर 2016 को उमा भारती जी केंद्रीय मंत्री द्वारा एक पत्र दिया गया है कि कैड वर्क में रीइंबर्समेंट अलाउड नहीं है। हमने प्रयास किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि कैड के जो भी वर्क होंगे, चूंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सैंक्शन होते हैं लेकिन सब प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार मदद नहीं कर सकती या इतना पैसा डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के पास नहीं होता, तो ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि केंद्र सरकार इस पैसे को मंत्रालय नहीं दे सकता। इसमें एक समस्या सबसे बड़ी ये हुई कि पिछले साल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होने के बाद जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनमें ये तय किया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स 99 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होकर पूरे देश में लागू किए गए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिर्फ उनमें ही जो अब मौजूद है बजटरी प्रोविजन उनमें ही दिया जाएगा, उससे अलावा नहीं दिया जाएगा, और रीइंबर्समेंट का कोई प्रोविजन इस स्कीम में नहीं है। दूसरा प्रश्न। No other question. Question 188. Is the questioner present? Questioner not present. Let the answer be laid on the table. The minister present? Aye. This is an extraordinary situation. Question 189. Questioner not present. Apparently there is no cabinet minister. Yes, I can see that. Question 189. Can the answer be laid on the table? The ministers. No minister. No questioner. No minister. No cabinet minister. This is not a happy state of affairs. Question 190. This is the shape of things to come. Question 190. No minister. No minister, no questioner. Question 191. 191. Questioner
Not present, let the answer be laid on the table. Maximum ministers, minimum governance. The House is adjourned till 2 p.m.